Hello students, I am Sanjay Kumar. Today I am going to discuss about chapter 4 of class 12th reproductive health part 2. In this video we discuss about birth control measures or contraceptive methods. Contraceptive methods. What is contraceptive methods? तो contraceptive methods is a device या methods या techniques or medicines which prevent unwanted pregnancy. मतलब contraceptive का मतलब होता है गर्भ निरोधक विधियाँ. contraceptive methods मतलब ऐसा कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाए, मेथड यूज किया जाए, टेक्निक्स यूज किया जाए, दवा का यूज किया जाए, जो हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी से या दो बच्चों के बीच अंतराल रखने से या परमानेंट, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको दो या दो बच्चे से अधिक है, वो नहीं चाहते हैं आगे, तो वो उस टेक्निक को अपना सकते हैं. तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स. देखिए अलग अलग टाइप का कंट्रासेप्टिव मेथड्स आपको दिखाया जा रहा है. तो इसी सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है, कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या नाम है, etc. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंट्रासेप्टिव का डेफिनेशन क्या हो गया. तो कंट्रासेप्टिव्स इज ए डिवाइस या मेथड्स और टेक्निक्स और मेडिसिन्स, ये सब क्या है? मेथड्स है, डिवाइस है, टेक्निक्स है, मेडिसिन है. किस लिए? विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. अब कहता है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसकी विशेषता, किस तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड को होना चाहिए. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हम लोग देखते हैं. क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए गर्भ निरोधक जो उपाय इस्तेमाल किया जाता है कपल्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा. तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. यूजर फ्रेंडली का मतलब हो गया कि वो कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज, आसानी से जिसका उपयोग किया जा सके, वैसा होना चाहिए कंट्रासेप्टिव. तो दैट इज कंफर्टेबल एंड इजी टू यूज. ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया. दूसरा क्या हो गया कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका इजीली अवेलेबल, आसानी से ये उपलब्ध हो जाए. उसके बाद थर्ड क्या क्वालिटी होना चाहिए? ये इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए. नहीं तो क्या हो जाएगा? ये कंसेप्शन हो जाएगा. तो थर्ड क्वालिटी क्या हो गया? इफेक्टिव होना चाहिए. उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो नो और लिस्ट साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका हानिकारक प्रभाव बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए, या लिस्ट बहुत कम होना चाहिए. तो फोर्थ हो गया क्या क्वालिटी कि नो और लिस्ट
साइड इफेक्ट्स। तो ये कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि पांचवा क्वालिटी होता है कि नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव्स या डिजायर्ड, यानी इंटरकोर्स के समय उसके डिजायर्ड माने जो इच्छा शक्ति होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करता हो, माने जो कामेच्छा जिसको कहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस इसका नहीं होना चाहिए, कमी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, माने जो नेचुरल होता है उस तरह का। तो फिफ्थ क्वालिटी क्या हो गया कि नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर। तो नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर, जो लैंगिक इच्छा होती है उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस इसको नहीं होना चाहिए। अब कहता है इस कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन इसका। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या हो गया कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स विच आर अप्लाइड बाय द कपल्स। फर्स्ट हो गया क्या, दो टाइप में, फर्स्ट हो गया क्या, टेम्पररी है ये, टेम्पररी मेथड इसको कहा जाता है। और सेकेंड टाइप का हो गया जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड कहते हैं या उसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं या उसी को सर्जिकल मेथड कहते हैं। अब यह जो टेम्पररी मेथड है इसका हम फ्लो चार्ट एक बना करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट टेम्पररी मेथड में जो फर्स्ट है जिसको हम लोग नेचुरल मेथड कहते हैं या ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। फर्स्ट हो गया नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ट्रेडिशनल नेचुरल प्राकृतिक माने इस ये जो है आपको जो यूज किया जाएगा इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें गारंटी नहीं होगा, मतलब ये कंट्रासेप्टिव का काम कर जाए इसमें गारंटी नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि तीन तरह का ये होते हैं। पहला टाइप का जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहते हैं इसको। सेकेंड टाइप का जो है वह विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। सेकेंड हो गया क्वाइटस इंटरप्टस और थर्ड क्या हो गया कि लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया अब इस तीनों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो है सेकेंड टाइप का जो ये है टेम्पररी मेथड उसको हम लोग कहते हैं बैरियर मेथड। और बैरियर में इसको इधर लिख देते हैं। ये इसका हो गया। बैरियर मेथड में भी क्या होता है कि फर्स्ट हो गया इसमें कॉन्डोम्स
सेकेंड हो गया जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। थर्ड हो गया जिसे कहा जाता है सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स। तो ये सेकेंड टाइप का हो गया बैरियर, बाधक बनना, यानी जो स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने नहीं देता है। थर्ड क्या हो जाएगा? इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, शॉर्ट में IUDS। मतलब ये ऐसा डिवाइस है जो यूटेरस के अंदर लगता है। और ये भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हो गया नॉन मेडिकेटेड और दूसरा हो गया मेडिकेटेड। मेडिकेटेड भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया कॉपर रिलीजिंग हो गया, और सेकेंड टाइप का जो होता है हार्मोनल रिलीजिंग। हार्मोनल रिलीजिंग हो गया, ये हो गया यूटेरस के अंदर लगने वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ओरल पिल्स कहते हैं। ओरल पिल्स यानी ये टैबलेट है, खाने वाली गोली है। तो ओरल पिल्स में भी क्या होते हैं? एक रेगुलर पिल्स होता है, वो इमरजेंसी पिल्स होता है। रेगुलर में माने हर मंथ उसको खाया जाता है, और इमरजेंसी का मतलब हो गया कि जब ज़रूरत पड़ता है, जब फेल्योर हो जाता है कंट्रासेप्टिव मेथड, तो उसमें क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर उसको खाया जाता है। तो ओरल पिल्स में भी क्या हो गया? दो तरह का, रेगुलर और सेकेंड हो गया क्या? इमरजेंसी पिल्स का मतलब टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है। और सिक्स टाइप का जो हो गया जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन या इम्प्लांट्स, ये जो है स्किन के अंदर ये यूज किया जाता है, जिसको हम लोग इम्प्लांट्स कहते हैं और इंजेक्शंस कहते हैं। अब परमानेंट मेथड में क्या हो गया? इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। इसमें भी दो तरह का हो गया, जिसको कहा जाता है क्या? वैसेक्टोमी, एंड सेकेंड हो गया ट्यूबेक्टोमी। तो हम लोग देख लिए क्या कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वह दो कैटेगरी, टेम्पररी और परमानेंट होता है। और टेम्पररी में आपको नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ओरल पिल्स एंड इंजेक्शन या इम्प्लांट्स। और परमानेंट मेथड हो गया जिसमें आपको, जिसको स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं या जिसको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, ऑपरेशन करके उसको किया जाता है, जिसमें वैसेक्टोमी और टिबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में किया जाता है और टिबेक्टोमी जो है वह फीमेल में किया जाता है। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें क्या होता है। यानी ये टेम्पररी मेथड का है, जिसको नेचुरल मेथड में क्या होता है? साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है। और इसमें भी देखे हैं तीन तरह का। फर्स्ट है पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। ये क्या होता है कि इसमें जो फर्टाइल पीरियड होता है, किस समय फर्टाइल पीरियड होता है? 10 to 17 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। देखिए वो चार्ट जो दिया गया है वो, उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट है, जिसमें आप देखिएगा कि 10 to 70 डेज जो है वो फर्टाइल पीरियड है। मतलब इसी समय ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन हो करके और इसमें ज़्यादा चांसेज होते हैं फर्टिलाइजेशन का। तो कहता है कि इस पीरियड में 10 to 70 डेज में क्या करना है? एवॉइड करना है क्वाइटस।
यानी जो मैटिंग होता है मेल और फीमेल या कपल्स का, उसको अवॉइड कर देना है, जिसके कारण क्या होता है कि मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स क्या हो जाएगा, अवॉइड होगा, एक दूसरे से नहीं मिलेगा। जब क्वाइटस होगा ही नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। सेकेंड क्या है, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्रेटस। इसमें क्या है कि इजाकुलेशन के पहले मेल पार्टनर क्या करते हैं, अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इजाकुलेशन कहाँ होगा, बॉडी के बाहर यानी वेजाइना के बाहर होगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे कि इसमें भी स्पर्म्स और ओवम मीट नहीं करेंगे। दो तरीका हो गया, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। थर्ड क्या हो गया, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड्स, जब कोई मदर अपने चाइल्ड को 6 महीने तक मैक्सिमम, बच्चे के जन्म के 6 महीने तक अगर कोई मदर बच्चे को मिल्क फीड करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो उसमें ओवम का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवुलेशन भी नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 महीने तक ये क्या होता है कि यह रहता है, ये क्या करता है लैक्टेशनल एमनोरिया कि ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है और ओवुलेशन भी नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, जिसमें आप फर्स्ट जो देख रहे थे कि कौन सा, पेरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसमें 10 to 70 डेज में आपको फर्टिलिटी पावर में क्वाइटस नहीं करना है। सेकेंड में इजाकुलेशन जो है शरीर के बाहर होगा। और थर्ड में क्या हो जाएगा कि बच्चे को अगर 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड किया जाएगा तो उसमें उस मदर में ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड टाइप का जो टेम्पररी कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। बाधा किसका पहुंचाना है, तो क्वाइटस के समय स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है। इसमें से भी देख रहे हैं कि स्पर्म्स एंड ओवम आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मेटिंग। फिजिकली मेटिंग दोनों एक दूसरे से मिलने से इसको क्या करना है, रोकना होता है। और यह जो टेक्निक है बैरियर मेथड, यह दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, उसका अलग अलग नाम है। अब जैसे फर्स्ट है कंडोम्स। तो कंडोम्स देखिए ये क्या होता है कि रबर से बना होता है या लेटेक्स से, थिन रबर या लेटेक्स से बना होता है, जिसको कॉमनली हम लोग निरोध के नाम से भी जानते हैं। और यह जो निरोध होता है मेल और फीमेल, देखिए वो मेल कंडोम है और नीचे वाला जो है फीमेल कंडोम है। तो मेल और फीमेल दोनों में ये यूज किए जाते हैं। फायदा क्या होता है कंडोम का, फायदा क्या है, तो इसका 2 एडवांटेज है। कि पहला एडवांटेज है कि ये प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे बचाता है। और दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, डिफरेंट तरह का डिजीज है, सिफिलिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनासिस, उसी तरह से एड्स है, उस सब से ये क्या करता है, कंडोम बचाता है। तो 2 काम इसका एडवांटेज हो गया, ध्यान में रखना है। अब इस कंडोम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये जो कंडोम्स होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज कर लिए तो फिर उसको दोबारा यूज नहीं करना है, डिस्पोजेबल हो गया। उसके बाद सेल्फ इंसर्टेड, यानी ये अपने से खुद से यूज किया जा सकता है और ये गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, यानी ये प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, मानी इसमें किसी डॉक्टर या नर्स या ये सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये कपल्स अपने खुद यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, ये इसमें कंडोम में क्या हो गया कि मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए मेल कंडोम और फीमेल कंडोम है। अब जो है नेक्स्ट फीमेल के लिए जो स्पेशली बनाया हुआ है, जो बैरियर का काम करता है, जैसे डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्ट्स है। ये क्या होते हैं कि यह भी रबर से बने होते हैं, ये भी रबर से है और ये कंडोम में क्या है, रबर से बना होता है।
तो कंडोम दोनों में यूज किया जाता है, जबकि ये सब जो है केवल फीमेल में। इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना और सर्विक्स के ऊपर जो गैप होता है, देखिए वो डायफ्राम का है, सर्वाइकल वॉल्व्स ये सब है, जो क्या करता है कि जो सर्विक्स होते हैं उसी को प्लग माने वहीं पर वो जाम कर दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं काम, ये क्या करता है कि यह आपको कवर कर लेता है। यहाँ देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ढक दे रहा है, जिससे क्या होता है ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, यानी उस सर्विक्स के द्वारा गेट जो होता है यूटेरस में जाने का, उसको ये क्या करता है डायफ्राम या ये सर्वाइकल कैप्स या वॉल्व्स जो होते हैं वो उसको जाम कर देता है, जिससे स्पर्म एंट्री नहीं कर पाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जैसे कंडोम क्या होता है डिस्पोजेबल होता है, लेकिन ये रीयूजेबल होता है, यानी इसको फिर से रीयूज किया जा सकता है, वॉश करके स्टेराइल करके इसको रीयूज किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि इन सभी के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली, फॉर्म्स, ये सभी हम लोग इस बैरियर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसके इफेक्ट्स इफिशियंसी को क्या करता है बढ़ा देता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेली का मतलब कि कुछ क्रीम्स और जेली आते हैं जो क्वाइटस के समय यूज इसके साथ किया जा सकता है, जो स्पर्म को मार देता है, किल कर देता है, जिसके कारण कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो यही सब जो है इसमें आपको ऊपर में कंडोम्स और नीचे में डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, तो इतना लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जो टेम्पररी मेथड का जो तीसरा टाइप का फ्लो चार्ट में देखे थे, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, IUDS। इंट्रा माने अंदर में, यूटेरिन माने यूटेरस, यूटेरस के अंदर में इसको फिक्स किया जाता है, यानी these devices are inserted in the uterus of female by डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस की सहायता से ये आपको क्या करते हैं ये यूज किया जाता है। अब कहता है कि क्यों यूज किया जाता है, ये क्यों यूज किया जाएगा, तो ये इसलिए फीमेल में यूज किया जाएगा कि द फीमेल्स हु वांट डिले इन प्रेगनेंसी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंतर के लिए, लेकिन उतना ये लंबा नहीं जा सकता है। 1-2 साल के अंदर के लिए ये या स्पेस 2 बच्चों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए ये फीमेल में यूज किया जाता है। अब यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक जो डिवाइसेस होते हैं वह नॉन मेडिकेटेड है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब हो गया कि इसमें कोई दवा नहीं रहेगा, जैसे कॉपर होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो वो एक मेडिसिन के रूप में आयंस उसका काम करता है, हार्मोन्स। लेकिन ये ऐसा है जैसे लिपेस लूप्स, जो देखिए लिपेस लूप्स के है, वो क्या करता है यूटेरस के अंदर वो इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है ना, वो यूटेरस के अंदर इस तरह से फिक्स हो जाता है, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो। यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो का ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो। और सेकेंड टाइप का है मेडिकेटेड IUD, मतलब ये ऐसा यूटेरिन डिवाइस है जो मेडिकेटेड होता है। और मेडिकेटेड में भी 2 तरह का है, कॉपर रिलीजिंग IUD और हार्मोनल रिलीजिंग, यानी वो देखिए कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग, ये सब जो दिया हुआ है डायग्राम में। तो कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है कि कॉपर आयन रहता है, उसके जैसे एग्जाम्पल है कॉपर टी है, टी जैसा ये बना होता है, ये टी जैसा बना हुआ है, तो कॉपर टी या Cu7 यानी कॉपर 7 में इसमें कॉपर आयन रहता है। और मल्टी लोड 375 ये उस डिवाइस का नाम है जो कि यूटेरस में लगाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका कॉपर रिलीजिंग IUD का, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को मार देते हैं, और मारने के बाद जो यूटेरस में WBC ये सब होते हैं वो इनको खा जाता है, मैंने WBC को और एक्टिवेट कर देते हैं कि स्पर्म को मार करके खा जाए। और दूसरा क्या करता है, ये जो कॉपर आयंस होते हैं सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म के मोटिलिटी को ये घटा देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है।
तो यूटेरस में ही वो मर जाएगा, खा लिया जाएगा, उसका स्पीड कम कर दिया गया तो पहुंच नहीं पाएगा उस समय तक और वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड जो है हार्मोन रिलीजिंग आईडी है, वो उसमें है जैसे प्रोजिस्टासल्ट जो है, या LNG-20। तो LNG-20 क्या करता है, ये भी उसी तरह से डिवाइस है जो कि आपको यूटेरस में लगाया जाता है। और ये किस तरह से काम करता है, तो ये क्या करते हैं कि यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। यहाँ पर इम्प्लांटेशन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। और दूसरा काम क्या करते हैं कि सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, यानी जो सर्विक्स जहाँ से एंट्री करता है स्पर्म्स, उसको होस्टाइल, अनफेवरेबल, एक्सट्रीम बना देते हैं ताकि स्पर्म वहाँ जाते जाते ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ये जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडी का वर्क और हार्मोनल रिलीजिंग आयोडी का जो वर्क होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आईयूडी के बारे में। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक, जैसे पहला देखे हैं नेचुरल देखे हैं, दूसरा देखे हैं आपको बैरियर देखे हैं, तीसरा देखे हैं थर्ड आईयूडी। तो इस सब में से कोई एक मेथड का उपयोग किया जा सकता है, ये नहीं कि सारे मेथड उपयोग किया जाए। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जो 4 टाइप का है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल माने माउथ, और कंट्रासेप्टिव्स जानते हैं कि वैसा डिवाइस मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी को क्या करे, एवॉइड करे। तो इसमें इसको ओरल पिल्स भी कहा जाता है, यानी ये टैबलेट्स के रूप में लिया जाता है फीमेल्स के द्वारा। अब कहता है कि इसका 2 तरह से यूज किया जाता है, एक हो गया रेगुलर पिल्स हो गया और दूसरा इमरजेंसी पिल्स। रेगुलर पिल्स में क्या हो गया कि इसमें हार्मोन्स रहता है, जो हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन में सिक्रीट होता है, जैसे प्रोजेस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस। तो इसमें क्या होता है कि अ स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेंस, केवल वो रह सकता है एलोन, या कॉम्बिनेशन में भी रह सकता है। किसके साथ, तो एस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोजेंस कॉम्बिनेशन में वो दवा बनता है, टैबलेट बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन टेकन ओरली बाय फीमेल्स के द्वारा लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। अब इसका डोज क्या है, जैसे कि माला डी या बहुत सारी कंपनियां जो है ये सब दवा बनाती है, ये सब हार्मोन का। ये इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है टैबलेट्स में, तो ये ध्यान में रखना होगा। प्रोजेस्ट्रोजेंस और एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन रह सकता है, या एलोन रह सकता है, अलग से रह सकता है। अब ये जो जैसे माला डी है, बहुत पुरानी दवा है, ट्रेडिशनल सस्ती दवा है, प्लस अदर पिल्स जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये क्या किया जाता है कि हर महीने जो 21 दिन तक ये खाया जाता है, यानी जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसी दिन से, फर्स्ट डे से लेकर के 21 डे तक, 21 दिन तक। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कंसेप्शन का जो टाइम होता है, फर्टाइल का जो पीरियड होता है, उस अवधि तक इसमें खाया जाता है। बाकी 22वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक उसमें कोई चांसेज नहीं रहता है, फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं रहता है, इसलिए इसको खाया जाता है हर महीने। तो यह जो है आपको माला डी ये सब हो गया। उसके बाद सहेली हम लोग पिछले भी टॉपिक में पढ़े थे कि ये CDRI लखनऊ के द्वारा ये बनाया गया है, जिसमें क्या होते हैं कि ये न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, जिसमें फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है। और ये खाया कैसे जाता है, डोज क्या है इसका, तो इनिशियली 2-3 महीने तक जब स्टार्ट करेंगे तो हर महीने 2 टैबलेट्स इन ए वीक, एक सप्ताह में, जैसे कि हर महीने में 8 टैबलेट लग जाएगा, 2 सप्ताह यानी 4 सप्ताह होता है, और हर सप्ताह जो है 3-3 दिन के इंटरवल पर ये 2 ले लेना है। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद जब इनिशियली खा लिए तो बाद में 1 टैबलेट 1 सप्ताह में खाना है, लेटर 1 वीक। अब कहता है कि ये काम कैसे करता है, इसका काम क्या है, तो काम इसका है क्या कि यह ओवुलेशन को, जो अंडे बन रहे होते हैं उसको ये क्या करते हैं, रोक देते हैं।
क्यों रोक देते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़े थे कि जो हार्मोन सिक्रीट होता है, LH, FSH, ये सब जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन को ये इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम हार्मोन ही लेते हैं। तो हार्मोन का इसमें डोज बढ़ गया, जिसके कारण हो सकता है कि ओवुलेशन नहीं हो। अगर ओवुलेशन हो भी जाता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन नहीं करेगा। इम्प्लांटेशन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो जो इंडोमेट्रियम बन रहा होता है उसको बनने नहीं देगा ठीक ढंग से, क्योंकि वो जो हार्मोन्स है वो आपको उसको चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यहाँ तक जो सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसको भी ये चेंज कर देंगे, गाढ़ा बना देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंट्री ऑफ स्पर्म रुक जाएगा, यानी प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इससे का 2-3 काम हो गया। एक काम हो गया कि ओवुलेशन नहीं होने देगा, दूसरा काम हो गया क्या कि ये आपको इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम में, और थर्ड इसका काम हो गया क्या कि सर्वाइकल म्यूकस को ठीक कर देगा, जिसके कारण स्पर्म इंटर नहीं कर पाएगा, सर्विक्स में ही वो उलझ करके मर जाएगा स्पर्म। दूसरे तरीके से होता है इमरजेंसी पिल्स। कभी कभी होता है कि हम जो कपल्स होते हैं वह कैजुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, माने बिना किसी प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर लिए। उस केस में ऐसा, या रेप के केस में जो पॉसिबल प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए ये पिल्स दिया जाता है। और ये भी पिल्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स जो यहाँ पर देखे हैं, प्रोजेस्टेरोजेंस और एस्ट्रोजन या एलोन प्रोजेस्टेरोजेंस, उसका ये पिल्स रहता है। और ये पिल्स उसको क्वाइटस के यानी इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अगर उसको लिया जाता है तब ये प्रभावी होगा। अभी कोई जरूरी नहीं है कि दवा खाने से अगर कंसेप्शन हो गया है तो वो टर्मिनेट हो जाए, ऐसा माने कि चांस नहीं बनता है, लेकिन ये कुछ इफ़ेक्टिव होते हैं अगर 72 आवर्स के अंदर इसको लिया जाए तब। किस लिए लिया जाए? तो जो कपल्स होते हैं कैजुअल इंटरकोर्स जब करते हैं बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए अगर कर लिए इंटरकोर्स, तो उस समय दिया जाता है। रेप के केस में ये सब जो है, अब जैसे इमरजेंसी पिल में जो मार्केट में आता है जैसे अनवांटेड 72, या दूसरे पिल्स हैं जो 72 वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 72 आवर्स के अंदर में ही इसको यूज करना है इंटरकोर्स के। ठीक, तो ये हम लोग समझ लिए क्या ओरल पिल्स। अब हम लोग देखेंगे इंजेक्शन के बारे में, इम्प्लांट्स के बारे में, जिसमें आपको ये सब जो पिल्स है डायग्राम देखिए रहे हैं, उस समय से लगा हुआ है डायग्राम इस। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन या इम्प्लांट्स ये क्या है कि यह भी हार्मोन का कॉम्बिनेशन है। जो हार्मोन हम लोग ओरल पिल्स में लिए थे वही हार्मोन अब इंजेक्शन के रूप में लेंगे। तो क्यों लेंगे? हार्मोन का जो कॉम्बिनेशन था वो तो माउथ के द्वारा लिया जा रहा था, लेकिन इंजेक्शन के द्वारा क्यों लेंगे? तो ये क्या होते हैं कि पिल्स से मच लॉन्गर टाइम लेते हैं, ज़्यादा समय के लिए लेते हैं। वो हर महीने खाना है, ये क्या है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक ये हार्मोन जो है उसमें काम करता है। तो कैसे काम करेगा? तो उसमें या तो जो हार्मोन का देखे थे कि ओवुलेशन रोक देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, या सर्फिक्स का जो म्यूकस है उसको ठीक कर देगा, स्पर्म में प्लग कर देगा, जाम कर देगा। तो इंजेक्शन क्या होते हैं कि यह छोटे छोटे नीडल टाइप के होते हैं, इम्प्लांट्स कहा जाता है, और उसको स्किन के नीचे, स्किन अंडर द स्किन उसको इंजेक्ट किया जाता है या इम्प्लांट किया जाता है। तो ये हार्मोन्स हो गया। और इसका जो टाइमिंग है माने द इफेक्टिव जो पीरियड है वह मच मोर देन द पिल्स, पिल्स से ये ज़्यादा होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन सेम हो गया, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जो सेकेंड टाइप का फ्लो चार्ट में बना हुआ है, जो परमानेंट मेथड कहलाता है, या जिसको हम लोग सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, या उसको टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, या उसको स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। मैंने ऑपरेशन करके मेल और फीमेल दोनों में ये किया जा सकता है। तो ये किस तरह के कपल्स में या पेरेंट्स में इस तरह से यूज किया जाता है? तो ये इसमें वैसे कपल्स यूज कर सकते हैं जिसको
प्रिवेंट माने दे प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, यानी आगे अब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब ये क्या होता है एकदम परमानेंट क्योर कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनल मेथड है। इसमें क्या करता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है, यानी ऑपरेशन करके जो डक्ट्स होते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है, इंटरवेंशन, जिसके कारण जो गैमेट्स निकल करके बाहर निकलेंगे, जैसे स्पर्म है तो स्पर्म निकलेगा तो वो आपको वैसा डिफरेंशिया से बाहर निकलता है बन करके, और जो ओवम होता है अब वो क्या हो जाएगा, ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाएगा या ओविडक्ट को या वैसा डिफरेंशिया को काट दिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, इस तरह से मेथड यूज किया जाता है। अब इसमें क्या है, दो तरह का ये स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। अब जैसे फर्स्ट जो टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी, और सेकेंड टाइप का जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। जो देखिए वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में क्या होता है कि इन मेल के अंदर ये किया जाता है, मेल का जो स्क्रोटम होता है उसको हल्का सा इंसिजन करके, उसको ब्लेड से इंसिजन करके, और उसके जो वास्ट डिफरेंस होते हैं उसको काट दिया जाता है, या काट करके टाइड अप किया, अलग अलग कर दिया जाता है। देखिए उसमें दोनों तरफ के वास्ट डिफरेंस को काट दिया गया है, और काट करके क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, जिससे दोनों ओर से वास्ट डिफरेंस फिर से नहीं मिल पाए। थोड़ा सा भी गैप कम हुआ कि दोनों क्या हो जाएगा, टाई अप हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके कर दिया, बांध दिया जाता है धागा से, क्योंकि टिश्यू है और टिश्यू में जानते हैं रीजनरेशन का पावर होता है। इस तरह से जहाँ भी टिश्यू टच हुआ, इसे कैसे घाव भर जाता है, वुंड्स जो है हील हो जाते हैं, तो उसी तरह से इसमें है। तो वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स, ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस क्या किया जाएगा, इज रिमूव्ड या टाइड अप, डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, काट करके अलग बांध दिया जाएगा। अब थ्रो ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, टाइड अप थ्रो ए स्मॉल इंसिजन on the scrotum, स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस रहता है उसी में ऑपरेशन करके उसको ब्लेड से इंसिजन करके उसको काट करके बांध दिया। तो वैसेक्टोमी का देख रहे हैं किस तरह से काट करके अलग कर दिया गया है। अब जो सेकेंड टाइप का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होगा, इन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या हो गया कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, इसमें भी वही हो गया कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स, ट्यूब को हम लोग डक्ट भी बोलते हैं, तो ओविडक्ट को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इज रिमूव्ड या कट या टाई, ओविडक्ट इज रिमूव्ड और कट्स और टाइड, काट करके बांध दिया जाता है, थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में ऑपरेशन करके, या थ्रो वेजाइना के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जनरली ऑपरेशन एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में इंसिजन करके ऐसा किया जाता है। तो टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन, a small incision in lower abdomen, लोअर एब्डोमेन में ऑपरेट किया जाता है, या थ्रो द वेजाइना और थ्रो द वेजाइना। तो इस तरह से ये क्या होते हैं,
हाईली इफेक्टिव होते हैं। ये जो टर्मिनल मेथड होता है ये क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव होते हैं। यानी ये फुल गारंटी है अगर ठीक ढंग से ये किया जाएगा वेसेक्टोमी और टेबेक्टोमी तो ये हाईली इफेक्टिव होगा। यानी इसमें 100% जो है वो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ है, वो तो डायग्राम तो देखिए लिए है ट्यूबेक्टोमी का, है ना, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों का डायग्राम देख लिया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि नेचुरल मेथड को छोड़ करके और परमानेंट मेथड को छोड़ करके सभी में क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स है। दो में नहीं है, क्योंकि दो में क्या हो रहा है कि आपको नेचुरल में कोई डिवाइस यूज नहीं करना है, केवल संयम बरतना है। और दूसरा में स्टेरिलाइजेशन में सर्जिकल टर्मिनेशन में है, क्या ऑपरेशन करके उसको कर दिया, रिमूव कर दिया गया, तो उसमें भी चांसेस नहीं है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स में क्या इसमें क्या होगा कि बाकी जितने भी मेथड है उसमें नौजिया हो सकता है, यानी जैसे जी मिचलाना माने उल्टी जैसा मन होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, उसके बाद दूसरे भी कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें आ सकते हैं। ठीक, तो इतना चीज़ जो है इसमें कंट्रासेप्टिव्स में है। अब कहता है कि एक टर्म और है इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग MTP कहते हैं, जो कि इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं। MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। MTP इसको कहा जाता है, या इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। मतलब प्रेरित गर्भपात, यानी जानबूझ करके गर्भपात किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब ये इंटेंशनली या वॉल्वेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। मतलब कि प्रेगनेंसी के फुल टर्म होने के पहले ही अगर अपनी इच्छा से इंटेंशनली अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, एबॉर्ट कर दिया जाए, जिसको हम लोग एबॉर्शन भी कह सकते हैं। तो क्यों करेंगे एबॉर्शन, वाई MTP, या कॉजेज या सिग्निफिकेंस ऑफ MTP क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अलग अलग पॉइंट करके देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, मैंने हेडिंग क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, और इसी का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड यानी प्रेरित एबॉर्शन। तो ये क्या है कि इंटेंशनल, ये इंटेंशनली अगर किया जाता है, या वॉल्वेंट्री इच्छा, वॉल्वेंट्री जानते हैं अपने इच्छा से, और वॉल्वेंट्री टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, हटाना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, समय के पहले, बिफोर फुल टर्म, कॉल्ड MTP, उसको हम लोग MTP कहते हैं। अब कहता है वाई MTP, MTP क्यों नेसेसरी है, वाई MTP या कॉजेज ऑफ MTP क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी क्या होता है कि पहला टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी जो उसमें क्या किया जाता है, जो कैजुअल इंटरकोर्स हो जाता है बिना किसी कंट्रासेप्टिव डिवाइस के यूज किए ही कभी कभी इंटरकोर्स हो जाता है, तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसके लिए किया जाता है। उसके बाद अगर हम कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो वो भी कभी कभी फेल कर जाता है, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला कि टू गेट राइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसमें इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, फेल कर गया कंट्रासेप्टिव,
तो फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। थर्ड कहाँ यूज किया जाएगा इसका, तो इन रेप केस में अगर ये चांसेस पॉसिबल कंसेप्शन का चांस बनता है तो उसमें यूज किया जा सकता है। तो इन रेप केसेस उसमें यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो मेन ये बनाया हुआ है कि इनक्यूरेबल डिसऑर्डर ऑफ फिटस, यानी फिटस में कोई ऐसा डिजीज डेवलप हो गया है जो इनक्योर हो सकता है, जन्म के बाद वो कभी ठीक नहीं होगा। तो जांच करके अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस मेथड से द्वारा जांच करके और उसको समय से पहले ही उस फीटस को क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। कुछ ऐसे इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो फोर्थ क्या हो गया, कब यूज किया जाएगा, तो इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स ऑफ फीटस में कोई डिसऑर्डर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं। और फिफ्थ क्या हो गया कि कभी कभी क्या हो जाते हैं कि हार्मफुल हो जाते हैं दोनों के लिए, मदर के लिए भी वो जो प्रेगनेंसी है कभी कभी हार्मफुल हो जाते हैं, मदर के लिए या बच्चे के लिए या दोनों के लिए हो जाते हैं। तो उस केस में भी डॉक्टर के सलाह से ये टर्मिनेट करने का क्या होता है, सलाह दिया जाता है। तो हार्मफुल even to both mother and fetus, दोनों के लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसा जो है किया जाता है। अब कहता है सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड ऑफ एमटीपी, कब किया जा सकता है ये एमटीपी। तो सेफ पीरियड हो गया कि एमटीपी सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको कहा जाता है, जो 12 वीक 4 सप्ताह का एक मंथ होता है। तो 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर हो गया, यानी 3 ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं जिसमें एम्ब्रियो तक रहता है, एम्ब्रियो तक तो सब पता लग जाएगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है, रुक गया है, फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव हो गया है, रेप केस में हो गया है, या कोई बच्चे में डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, या कोई मदर या फिटस में इस तरह का चांसेज बन रहा है, डेंजरस हो गया है, हार्मफुल हो गया है। तो 12 सप्ताह तक तो ये सब पता लग जाता है। तो सेफ पीरियड ऑफ एमटीपी क्या हो गया कि इट इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एमटीपी सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये, यानी कब तक, अप टू 12 वीक्स, दैट इज अप टू 12 वीक्स। ठीक, तो ये जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सेफ है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने के बाद जब चाहेंगे एमटीपी कराना तो वो क्या हो जाएगा, मच मोर रिस्कियर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर आर मच मोर रिस्कियर हो जाएगा, रिस्क है इसमें, तो रिस्कियर हो जाएगा। अब कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एमटीपी इन इंडिया। एक्सेप्टेंस मतलब भारत में इसका कितना एक्सेप्टेंस किया गया है। भारत में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये लीगलाइज्ड किया गया है एमटीपी 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये जो है अप्लाइड किया गया, लीगलाइज किया गया है विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी किया गया है कि कब करना है कि इसका मिसयूज ना हो सके। यूज तो देख रहे हैं कि ये सब है, लेकिन मिसयूज क्या है, तो बहुत तेज लोग हैं यहाँ पर इंडिया में जो क्या करते हैं कि समय से पहले ही उस फीटस का क्या करते हैं, जांच करवा लेते हैं,
बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरह से होते हैं जो पैसे के लालच में उस फीटस का एम्ब्रियो की जांच कर देते हैं, और जांच करने पर अगर वो फीमेल निकल जाती है तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, उसका एबॉर्शन इसी मेथड के द्वारा करवा देते हैं। तो कुछ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन उसमें अप्लाई किया गया है कि इसका मिसयूज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक फीमेल फिटिसाइड्स, इसका इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसका किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एमटीपी इन इंडिया। ऑफ एमटीपी इन इंडिया। तो इंडिया में क्या किया गया है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी in 1971 with some strict condition. In 1971 with some strict conditions, with some strict conditions, कुछ शर्त लगा दिया गया, स्ट्रिक्ट कंडीशन दिया गया है। क्यों किया गया है? टू अवॉइड इट्स मिसयूज, टू अवॉइड इट्स मिसयूज को रोकने के लिए ये एमटीपी एक्ट 1971 में लगाया गया है। और यह जो सच रिस्ट्रिक्शंस है आर इम्पोर्टेंट टू चेक फीमेल फर्टिसाइड, सच such restrictions are important to check, such restrictions are important to check क्या, फीमेल फर्टिसाइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि फीमेल फर्टिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ये भारत में लागू हो। तो एमटीपी है, ये डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। कब? ये सब कंडीशन में। अब कहता है कि वर्ल्ड में क्या एक्सेप्टेशंस है। तो वर्ल्ड में क्या है इसका एक्सेप्टेंस, तो लगभग 50 मिलियंस एमटीपी हर साल होता है वर्ल्ड में, यानी 1/5 ऑफ प्रेगनेंसी, जितना प्रेगनेंसी वर्ल्ड में है उतना का 1/5 पार्ट जो है वो एमटीपी किया जाता है। तो 50 मिलियंस एमटीपी occurs every year in world, यानी that is 1/5 of total pregnancy। तो it is no doubt it controls the pregnancy, या it control the population। Some countries are not acceptance of this method because some religious factor, some social factors, है ना। तो ये सब जो है यहाँ पर माने कि ये जो एमटीपी है ये ज़रूर है कि ये आपको क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कम करने में मदद करते हैं। तो लास्ट पॉइंट हो गया, नो डाउट एमटीपी आर यूजफुल to control populations। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे
आपको STD के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, RTIs, रिप्रोडक्टिव ये ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और ये सब जो है ये पढ़ेंगे, प्लस इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो ये जो है आज इतना ही, इसको नोट कर लीजिए।